स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में विषय में आप सभी को जानकारी है कि हमारे पाठ्यक्रम में इस वर्ष बदलाव हुए हैं, जिसके अंतर्गत सामाजिक की 5 किताबें हमारे पाठ्यक्रम में जुड़ी हैं। उन्हीं में से राजनीति विज्ञान से संबंधित किताब के अध्याय लोकतंत्र क्या व क्यों का हमने पिछली कक्षा में अध्ययन प्रारंभ किया था। इसके अंतर्गत हमने देखा कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है, इसके लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं। इसके अंतर्गत हमने जाना कि हमारे भारत में लोकतांत्रिक प्रशासन व्यवस्था पाई जाती है और हमारे आसपास के अन्य देशों में विभिन्न प्रकार की अन्य शासन व्यवस्थाएं हैं। लोकतंत्र की विशेषताओं के अंतर्गत हमने जाना कि लोकतंत्र में जो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं उनका चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। वे जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, उन पर संविधान का अंकुश होता है। एक कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर उन्हें काम करना होता है और जनता अपने मताधिकार द्वारा यदि असंतुष्ट हो तो सत्ता में परिवर्तन भी कर सकती है। इन सब जानकारियों के बाद जैसा कि हमारे पाठ्यक्रम में यह पाठ संवाद शैली में आया है, इसमें विभिन्न विद्यार्थी आपस में चर्चा करते हैं और अध्यापक उनकी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उन्हें विभिन्न बातें उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष में विभिन्न तर्कों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि हमारी पाठ्यपुस्तक में बताया गया है कि आप भी अपने जीवन में अनुभव करते होंगे कि हम अपने आसपास के परिवेश को देखते हैं, समझते हैं, तो हमें अपने देश में पाई जाने वाली शासन व्यवस्था के संबंध में अनेक प्रकार के तर्क दिमाग में आते हैं। आप भी सोचते होंगे कि इस प्रकार जो हमारी शासन व्यवस्था है, इसमें बार बार जैसे चुनाव होते हैं, कितना खर्चा हो जाता है। इन चुनावों के माध्यम से जो प्रतिनिधि आते हैं वे कई बार योग्य निकलते हैं, कई बार वे ही अयोग्य निकल जाते हैं। तो इन्हीं सभी तर्कों का निदान हम अपने पाठ के अंतर्गत करेंगे। तो देखिए, लोकतंत्र के विपक्ष में जो सर्वप्रथम तर्क आता है वो आता है अस्थिरता। अस्थिरता से तात्पर्य हुआ कि लोकतंत्र में सरकारें बार बार बदलती है। कोई भी एक पार्टी लंबे समय तक शासन नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि किसी न किसी कारणवश उसके कामों में कोई न कोई त्रुटियां रह जाती है और जनता उन त्रुटियों के कारण उसे आगामी चुनाव में नकार देती है। यही चर्चा हमारे पाठ के अंतर्गत चली। तो विभिन्न विद्यार्थियों ने कहा कि भाई नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही योग्य होना चाहिए, उसको सभी कामों की परख होनी चाहिए, वह अब इन तर्कों के माध्यम से चलते चलते बात यहाँ तक आ गई कि विद्यार्थियों ने यह सोचा कि जो सरकार का नेता हो उसी के हाथ में सारी शक्तियां हो, वह बहुत समझदार हो, राष्ट्रीय हितों का पालन करने वाला हो और उसके निर्णय को सभी लोग मान लें। तो इस प्रकार का जब तर्क हमारे सामने आया तो एक अन्य विद्यार्थी ने आप ही में से बताया कि भैया तो तानाशाही हो गई। हाँ, निश्चित रूप से यह एक तानाशाही का ही स्वरूप हो गया, क्योंकि हमारा जो नेता होगा वह यदि एक ही व्यक्ति के पास सत्ता केंद्रित हो जाती है, शक्तियां केंद्रित हो जाती है, तो जरूरी नहीं है कि वह अपने अधिकारों का उपयोग राष्ट्र हित में ही करे। कई बार हम देखते हैं ना कि आपस में जब कोई दो लोग राजनीतिक विषय पर बातचीत कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि वहां तो सारा भी परिवारवाद चल रहा है, एक ही परिवार के सारे सदस्य मिलकर निर्णय ले लेते हैं, पूरी पार्टी मान लेती है। तो यह क्या हुआ? यह लोकतंत्र का स्वरूप नहीं हुआ। यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पर परिवारवाद हावी हो गया। इसी प्रकार से जब एक गुट विशेष या एक व्यक्ति विशेष के पास सत्ता केंद्रित हो जाती है तो वह तानाशाही कहलाने लगती है। अब तानाशाही आदर्श भी हो सकती है और
बिना आदर्श भी हो सकती है। आदर्श तानाशाही होती है तो भी वो राष्ट्र को बहुत आगे तक ले जाती है, विकास के लिए कार्य करती है, राष्ट्र का उत्थान करती है, नागरिकों के लिए अच्छे कार्य करती है। लेकिन यदि वह तानाशाही नैतिक ना हो तो नुकसानदायक भी हो जाती है। तो यह एक स्थिति हमारे लोकतंत्र में आती है कि इसमें एक व्यक्ति के पास सत्ता लंबे समय तक नहीं रहती है, या यूं कहें एक पार्टी के पास सत्ता लंबे समय तक नहीं रहती है। तो यहाँ पर अस्थिरता बनी रहती है, बार बार सरकार में अन्य पार्टी आ जाती है। जैसे मान लो 5 या 10 साल तक एक पार्टी का शासन रहा, अगले 5 सालों में दूसरी पार्टी जीत गई, तो दोनों के प्रोपेगेंडा, एजेंडा सब अलग अलग होते हैं, कार्य करने का तरीका अलग होता है, मुद्दे अलग होते हैं। तो देश जो होता है वो एक दिशा में विकास नहीं कर पाता है, बार बार मुद्दे बदलने की वजह से विकास की जो गति है वह धीमी पड़ जाती है। फिर हमने देखा कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सभी विषयों पर अपना मत रखते हैं, फिर सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं। तब अब यहाँ पर जो निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाएगा तो क्या होगा, निर्णय में विलंब होगा, यानी कि समय बहुत अधिक लग जाता है। किसी भी विषय पर हम अगर निर्णय लेना चाहते हैं तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, सभी प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलानी पड़ती है, उसमें चर्चा होती है, चर्चा में पक्ष और विपक्ष दोनों रखे जाते हैं, फिर कई लोग सहमत होते हैं, कई असहमत होते हैं। तो इस प्रकार से जब ये चर्चाएं चलती है तो निर्णय तक पहुंचते पहुंचते काफी लंबा समय इसमें खर्च हो जाता है, और जो निर्णय होते हैं वो जल्दी नहीं आ पाते हैं। तो इस प्रकार से निर्णयों में देरी लोकतंत्र की एक कमजोरी के रूप में हमारे सामने आता है। फिर हमने देखा कि लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, पार्टियां अपने अपने पक्ष और विपक्ष में प्रतिनिधि खड़े कर देखती हैं, और ये प्रतिनिधि चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। तो ये प्रतिनिधि जब प्रयास करते हैं तब यहाँ पर अनैतिकता और भ्रष्टाचार का उदय हो जाता है, क्योंकि राजनीति में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए व्यक्ति अनेक प्रकार के प्रयास करता है, और इन्हीं प्रयासों में वह कई बार अपने नैतिकता के दायरे को भूल जाता है और भ्रष्टाचार को अपना सहारा बना लेता है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र में क्या होता है, भ्रष्टाचार और अनैतिकता भी पनपने लगती है। फिर आती है हमारी राजनीतिक लड़ाई। अब देखिए राजनीतिक लड़ाई ये किस प्रकार से है। लोकतंत्र में विभिन्न दल होते हैं और विभिन्न दल सत्ता में आने के लिए बार बार प्रयास करते रहते हैं, और इस प्रकार सत्ता में आने के लिए जो प्रयास है ये एक राजनीतिक लड़ाई के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। हम देखते हैं ना, समाचार पत्रों में विपक्ष हमेशा सरकार की बुराइयां करता है और सरकार हमेशा विपक्ष के ऊपर कमियां निकालती है। तो ये क्या है, लोकतंत्र के अंदर पाई जाने वाली राजनीतिक लड़ाई का ही एक स्वरूप हुआ, और इसके अंतर्गत बार बार जो सत्ता में आने वाले व्यक्ति होते हैं वो राष्ट्र हितों को भूलकर अपने निजी हितों या पार्टी हितों की ओर अग्रसर होने लगते हैं। फिर आती है खर्चीली। निश्चित रूप से खर्चीली है, हर 5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, बार बार प्रतिनिधियों के चुनाव में बहुत सारा खर्चा हो रहा है, प्रतिनिधि स्वयं भी चुनाव जीतने के लिए विभिन्न प्रकार के खर्चे कर रहे हैं, और एक लंबा समय चुनाव करवाने में बार बार खर्च हो जा रहा है। पैसे तो आदमी फिर भी कमा सकता है, लेकिन जो समय बार बार खर्च होता है वह वापस नहीं लाया जा सकता। तो इस प्रकार से लोकतंत्र में जनता का अमूल्य समय और धन दोनों का ही अपव्यय होता है। फिर हम देखते हैं कि जब लोकतंत्र के अंदर हम चुनाव लड़ने के लिए आते हैं तो यहाँ इन बिंदुओं के अंतर्गत हमने देखा कि अनैतिकता आती है, भ्रष्टाचार होता है, पैसा खूब खर्च होता है। तो ऐसी स्थिति में इन कमियों के कारण हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो कि बुद्धिजीवी वर्ग है, समझदार है, हित और अहित राष्ट्र के बारे में समझता है, वह इन राजनीतिक तंत्रों से दूर हट जाता है और इनसे अपनी एक निश्चित दूरी बना के रखता है। वह राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करता है, चुनाव के अंदर इंटरफेयर नहीं करता है, या यूं कहे चुनाव में खड़ा ही नहीं होता है। वह ये चाहता है कि मैं मेरा सेपरेट रहूं, कारण कि इन सब चीजों में अगर वह इन्वॉल्व होगा तो बार बार उसे क्या होगा, आर्थिक हानि भी हो सकती है, नैतिकता या भ्रष्टाचार में भी वह पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि विपक्ष को हराने के लिए फिर वो भी क्या करेगा, अनेक प्रकार के तरीके अपनाएगा, और इन तरीकों में कई बार व्यक्ति अपने आचरण में अनैतिकता ले आता है। तो इस कारण से समाज का एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग लोकतांत्रिक प्रशासन व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी ही नहीं देता है, और मतदाता कई बार
इतने अधिक रुष्ट हो जाते हैं कि चाहे कोई भी सरकार आए, हमारा तो कुछ फायदा हुआ नहीं, हमारे जो कार्य थे वे हुए नहीं। तो कई बार मतदाता उदासीन हो जाते हैं और इस प्रकार से आधे मतदाताओं की वोटिंग से जो प्रतिनिधि आता है वह आधे लोगों का ही प्रतिनिधित्व करेगा, संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो मतदाता और बुद्धिजीवी दोनों वर्गों की उदासीनता के कारण भी लोकतंत्र योग्य व्यक्तियों के चुनाव में कई बार असफल हो जाता है। तो ये तो हुई हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपक्ष में बातें। इन विपक्ष की बातों को पढ़ने के बाद हम इस निर्णय पर थोड़ी पहुंच सकते हैं कि भाई लोकतंत्र पूरी तरह से एक अयोग्य शासन व्यवस्था, इसको नहीं अपनाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र के अलावा भी बहुत सारी शासन व्यवस्थाएं हैं और उनमें भी बहुत सारी कमियां होती है। अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन अगर हम करें, तो हम देखेंगे कि इतनी कमियां होने के बावजूद भी लोकतंत्र में बहुत सारी अच्छाइयां हैं और जिनके कारण यह आज दुनिया के विभिन्न देशों में अपनाई जा रही है। अन्य शासन व्यवस्थाओं में जितनी कमियां हैं उनकी तुलना में लोकतंत्र की ये कमियां गौण हो जाती है। इन कमियों को हम अपनी जागरूकता के द्वारा, अपनी नैतिकता के द्वारा दूर कर सकते हैं। अगर भ्रष्टाचार को हटा दिया जाए तो खर्चीलापन भी कम हो सकता है ना। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दुनिया में अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में किस प्रकार श्रेष्ठ है, या यो कहें कि इतनी कमियों के बावजूद भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही दुनिया के विभिन्न देशों ने आज क्यों अपना रखा है। क्यों अन्य देश जो है वो अपनी राजतंत्र या अन्य व्यवस्थाओं को छोड़कर लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए, लोकतंत्र अधिक जवाबदेह शासन पद्धति है। इसमें जनता सरकार से जवाब मांगती है। कैसे? कि आज कोई भी निर्णय लिया जाए उसके प्रति जनता सरकार से प्रश्न कर सकती है और जनता सरकार के प्रति उत्तरदायी है, इसीलिए उसे जनता को जवाब देना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो सरकार है उसकी नीतियों पर अंकुश लगाया जा सकता है और सरकार जवाबदेह है, इसीलिए वह अपने कार्यों को करने से पूर्व भी, अपने निर्णयों को लेने से पूर्व भी ध्यान में रखती है कि यह नैतिकता के दायरे में आता है कि नहीं, जनता के हित में आता है कि नहीं, राष्ट्र के हित में आता है कि नहीं। इन सभी पक्षों पर सोच विचार के बाद ही लोकतंत्र में निर्णय लिए जाते हैं और यह पद्धति जनता के प्रति बहुत अधिक जवाबदेह होती है बजाय कि अन्य शासन व्यवस्थाओं के। फिर देखिए कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सरकार में आते हैं। तो मतलब प्रत्येक प्रतिनिधि को यह पता है कि मेरा जो पद है वह जनता की देन है और जनता के हित को त्याग कर वह व्यक्ति यदि कार्य करेगा तो उसका पद बहुत दिनों तक बना नहीं रह सकता। तो इसी कारण से नागरिकों के प्रति सरकार की जो भावना है वह सम्मानजनक बनी रहती है और नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकारें काम करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितना अच्छे से मौलिक अधिकारों का पालन किया जाता है उतना अन्य व्यवस्थाओं में संभव नहीं है। ठीक है। फिर आता है मतभेद व टकराव के मध्य सामंजस्य। अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग विचारधारा होती है, अलग अलग समझ होती है और हर सिक्के के दो पहलू भी होते हैं। तो इसी प्रकार से सरकार में जब कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर विभिन्न प्रतिनिधियों के अपने अपने अलग अलग मत होते हैं और इन्हीं मतों पर चर्चा के माध्यम से, संसद में बहस के माध्यम से टकरावों से बचा जा सकता है और दोनों पक्ष अपने अपने दृष्टिकोण को एक दूसरे को समझाकर सामंजस्य की स्थिति बना सकते हैं। विरोधों को हटाकर सामंजस्य उत्पन्न किया जा सकता है। यह केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही संभव है। फिर देखिए कि लोकतंत्र में कोई भी निर्णय लेने से पहले आपस में विचार विमर्श होता है, सभी प्रतिनिधियों की राय ली जाती है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं होता है। हमने अभी पढ़ा था ऊपर की निर्णय में विलंब होता है, तो विलंब होने का एक फायदा भी हो सकता है कि आप जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय अगर लेने वाले हैं तो उस पर आपको विचार करने का एक समय मिलता है। विभिन्न व्यक्तियों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको देखते हैं बात को, तो आपके सामने इस गलती को सुधारने का एक अवसर जो है वो लोकतंत्र प्रदान करता है कि आप जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेकर बाद में पछताने की स्थिति में न आए। यह व्यवस्था भी हमें लोकतंत्र प्रदान करता है
क्योंकि कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें अपने प्रतिनिधियों के सामने उसको रखना पड़ता है और विभिन्न व्यक्ति अपने अपने व्यूज देते हैं और उन व्यूज के माध्यम से हम उस बात पर पूरी तरह विचार करने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से यह जो विचार विमर्श है यह हमें अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर प्रदान करता है। अब देखिए कि बहुत सारे व्यक्ति जब एक विषय पर चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे विचार निकल कर आएंगे। यदि कोई कमी है तो उसको पूरा किया जा सकेगा और बेहतर से बेहतरीन की ओर बढ़ा जा सकेगा, है ना। सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था यदि या सर्वश्रेष्ठ कोई तरीका यदि कार्य करने का है तो वह लोकतंत्र हमें देता है। बेहतरीन निर्णय लेने की संभावना होती है लोकतंत्र में। जैसे कि मान लो आपने एक योजना बनाई, उसे आप संसद में ले गए, संसद में उसको रखा, संसद में विभिन्न व्यक्तियों ने उस पर विचार विमर्श किए। यदि उस योजना में कोई कमियां हैं तो वो विचार विमर्श के दौरान आपके सामने आएंगी और आप उन कमियों को भी उसमें पूरा कर पाएंगे, यानी कि सुधार कर दिया आपने। और जो व्यवस्था आप लेकर आए थे उसको और अधिक बेहतर बनाने में किसने योगदान दिया? लोकतांत्रिक व्यवस्था ने योगदान दिया। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि भारत और चीन दोनों पड़ोसी राज्य हैं, दोनों में ही बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है और अलग अलग शासन व्यवस्थाएं दोनों देशों में पाई जाती है। तो चीन में एक बार अकाल पड़ा और उस समय बहुत बड़ी संख्या में वहां की जनता भूखमरी के कारण मर गई। या एक बहुत बड़ा वर्ग जो था वो भूखमरी के कारण काल के ग्रास में समा गया। उसी समय भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था थी और भारत की आर्थिक स्थिति भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी उस समय नहीं थी, क्योंकि हम भी उस समय आर्थिक दौर के थोड़े बुरे दौर से गुजर रहे थे। लेकिन भारत में लोकतंत्र था, सरकार जनता के प्रति जवाबदेह थी। तो इस कारण से भारतीय जनता ने या यूं कहें भारतीय सरकार ने जनता के कष्टों को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई और विभिन्न प्रयास किए, जिसके कारण भारत में इतनी बड़ी संख्या में लोग भूखमरी का शिकार नहीं हुए। तो यह दो अलग अलग व्यवस्थाओं के कारण परिणाम में अंतर आया। यदि यही व्यवस्था चीन ने भी अपनाई होती तो शायद चीन की एक बड़ी जनसंख्या जो भूखमरी का शिकार हुई न हो पाती। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोकतंत्र के अंतर्गत जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का संचालन करती है। सरकार के अंदर आए हुए प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। किसी भी विषय पर यदि विचार विमर्श करके निर्णय लिया जाता है तो उसमें जनता के व्यूज मायने रखते हैं, क्योंकि अगर हम अपना प्रतिनिधि कहीं पर भेजते हैं तो वो हम सभी के विचारों का प्रतिनिधित्व करेगा और यह लोकतंत्र में पाया जाता है। और जरूरी नहीं है कि यह कोई देश की सरकार हो तभी लोकतंत्र हो। गांधी जी का एक कथन आता है कि भारत के गांवों में लोकतंत्र पाया जाता है। यह उस समय की बात है जब भारत एक उपनिवेश था। उपनिवेश काल में भी गांधी जी ने यह महसूस किया कि भारतीय गांव जो हैं वहां पर सभी जो निर्णय होते हैं वह आम सहमति से लिए जाते हैं, मिलजुल कर कार्य किया जाता है, सहयोग की भावना होती है। तो गांधी जी का ये जो कथन था कि भारत के गांवों में रिपब्लिक पाया जाता है या लोकतंत्र पाया जाता है, यह अक्षरशः सही है। और लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जो किसी सरकार में नहीं बल्कि परिवार या अन्य किसी भी संगठन में भी पाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी व्यक्ति मिलकर निर्णय लेते हैं, उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि निर्णय लेते हैं और उसमें सभी की राय समाहित होती है। यह हुआ हमारा लोकतंत्र क्या व क्यों अध्याय का एक बेसिक लेक्चर। अब पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हो चुकी होंगी। आप सभी किताब से इस पाठ को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नोत्तर के लिए आपको PDF लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाएगा।